रायबरेली के पास बछरावा में दर्दनाक रेल हादसा हुआ। देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। अब समझिए ये हादसा कैसे हुआ। जनता एक्सप्रेस को बछरावा स्टेशन पर रुकना था। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। हाथ के इशारे से और मोबाइल से उसने स्टेशन मास्टर को बताया कि ब्रेक फेल हो गया है। पल भर में फैसला लिया गया और ट्रेन को लूप लाइन पर डाल दिया गया। लूप लाइन पर जाते ही ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं और इंजन सैंड हम्प से टकरा गया। अगर लूप लाइन पर ट्रेन को नहीं डाला जाता तो वो सामने से आ रही गंगा गोमती एक्सप्रेस से टकरा जाती। जो लोग हैं उनके मुताबिक इस तरफ से, यानी जिधर ये खाली ट्रैक है और ये जो बीच का ट्रैक है जहां पर ट्रेन खड़ी हुई है, इस पर सामने से गंगा गोमती एक्सप्रेस सुबह आ रही थी जिसे बछरावा में रुकना था। उसकी स्पीड आगे तकरीबन 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार उसकी रही होगी और वो इसी ट्रैक पर आ रही थी। जबकि दूसरी तरफ अगर ये ट्रैक देखें जिधर जो डीरेल हुई है गाड़ी, इस ट्रैक पर जनता एक्सप्रेस आ रही थी जिसे बछरावा में रुकना था, लेकिन ड्राइवर ने हाथों से इशारा करके और फोन के जरिए स्टेशन मास्टर को ये बता दिया था कि वो गाड़ी रोकने में नाकामयाब साबित होगा क्योंकि उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। और अगर उस गाड़ी को इधर सिंगल ट्रैक पर डाला जाता, यानी जो सेंटर ट्रैक है इस पर डाला जाता, तो शायद ये गाड़ी आगे चलकर जनता एक्सप्रेस गंगा गोमती एक्सप्रेस से टकरा सकती थी और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। 2 ट्रेनों की टक्कर तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा हादसा हुआ जिसमें 300 लोगों की जान पर बन आई। कहा बछरावा में ट्रेन रुक नहीं सकी। नहीं रुकने का कारण क्या है? सिग्नल फेल होना, ब्रेक फेल होना? क्योंकि कुछ मेरी शशनिधि से बात हुई, वो ड्राइवर जो साइन दे रहा था वो ऐसा था कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया था। इस बात की जानकारी पिछले स्टेशन को दी गई थी और रोका गया ट्रेन को, नहीं तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। ऐसी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। इस हादसे की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी करेंगे और क्यों, किस वजह से वो नहीं रुक पाई, ये उनकी जांच के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकेगा। प्रशासन लगभग 6 लोगों की मौत की बात कर रहा है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि मौत का असली आंकड़ा इससे दोगुने से भी कहीं ज्यादा होगा। कितने लोग रहे होंगे आपके अंदाजा? जो खासकर जो जनरल बोगी है उसमें कितने लोग रहे होंगे? 150 से 200 एक जनरल बोगी में रहते हैं। अच्छा। और 2 हैं, एक इसके नीचे दबी हुई है, तो उसमें अंदाजा लगाना मुश्किल है कितने लोग मरे हैं। बोगी की हालत इतनी बुरी है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हादसा इतना विभत्स था कि इसको बयां करना बेहद मुश्किल हो रहा है। इंजन की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं और इंजन के ठीक जो पीछे पहली बोगी थी वो जनरल बोगी थी, जिसको जो स्लीपर बोगी थी उसको फाड़ के बाहर जा चुकी है। इसके नीचे अभी 1 दर्जन लोग घायल हैं। अभी इसके नीचे 1 दर्जन लोग दबे हुए हैं। 1 लोग और कम से कम 50 लोग हॉस्पिटल जा चुके हैं। और इसके नीचे देखिए अभी 5 लोग अभी भी दबे हुए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रेन का इंजन कॉलोनी की सड़क पर जा पहुंचा। विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, बछरावा, रायबरेली। रेल हादसे के बाद राजनाथ सिंह और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा लखनऊ पहुंचे। राजनाथ सिंह ने घटना पर दुख जताया, वहीं मनोज सिन्हा ने कहा कि 1 महीने में घटना की जांच पूरी कर ली जाएगी। बछरावा रायबरेली उत्तर प्रदेश में जो रेल दुर्घटना हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कई जाने गई हैं और कई लोग इसमें हताहत हुए हैं और जो इंजर्ड हैं आज इस ट्रॉमा सेंटर जो लखनऊ की मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर इसमें भर्ती हैं और वहां के चिकित्सकों द्वारा उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। घटना की जांच के लिए कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को निर्देश दे दिया गया है और उनसे आग्रह किया कि 1 महीने में अविलंब हमको प्राथमिक रिपोर्ट दें ताकि हम कार्रवाई कर सकें। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। विपिन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त राहत का काम कैसा चल रहा है और क्या कुछ इस मामले पर अब तक आधिकारिक रूप से सामने आई है बात? देखिए अनुराग, इस समय मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री बछरावा पहुंचे हैं। बाई कार वो आप यहां पर आए हैं और मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। बचाव और राहत कार्य खत्म हो चुका है, सिर्फ जो इंजन का मलबा है वो पड़ा हुआ है अभी साइड में और इस ट्रैक को, जो ट्रैक सुबह से बाधित था, इस ट्रैक को ऑन कर दिया गया है और देर रात उस इंजन को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद फिर उसको लखनऊ भेजा जाएगा। यानी राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका है। 31 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 150 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। मोदी सरकार ने चीन के डबल गेम को करारा जवाब देने के लिए दुनिया के बड़े एयरलिफ्टर में से एक C-17 ग्लोब मास्टर को चीनी बॉर्डर पर भेजने का प्लान किया है। अमेरिका से खरीदे गए इस जंबो जेट का छठा जहाज पालम एयरबेस पर उतरा। इसके आने का कितना बड़ा महत्व है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खुद रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने इस जंबो जेट की अगुवानी की। अमेरिका से आ रहे इस जंबो जेट की कीमत करोड़ों में है। पहले ये देखिए कि कैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जंबो जेट की अगुवाई हुई, फिर आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जंबो जेट चीन के लिए बहुत बुरी खबर लेकर आया है। हिंदुस्तान की धरती पर उतरा दुनिया का सबसे बड़ा सुपर फाइटर। हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत बना C-17 ग्लोब मास्टर। चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना C-17 ग्लोब मास्टर। हिंदुस्तान की सीमा में घुसने के लिए अब 100 बार सोचेगा चीन। हिंदुस्तान दुनिया का 8वां देश बन गया जिसके पास है C-17 ग्लोब मास्टर। अब तक पाकिस्तान और चीन के पास नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर। एक बार में 75 टन वजन उठाकर उड़ान भर सकता है ये विमान। सोमवार दोपहर 12:05 पर पालम एयरबेस पर उतरा C-17 ग्लोब मास्टर। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने छठा ग्लोब मास्टर वायुसेना को दिया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल अनूप राहा, एयर अफसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न कमांड एयर मार्शल SS सोमन और वायुसेना के बड़े अधिकारी मौजूद थे। C-17 ग्लोब मास्टर का ये छठा विमान है जो वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने विमान के अंदर जाकर उस हिस्से को देखा जहां बड़े बड़े टैंक, हथियार, गोला बारूद और सैनिकों को लेकर विमान 13,000 फीट की ऊंचाई तक लेकर जा सकता है। करीब 75 टन वजन को एक बार में लेकर उड़ सकता है C-17 ग्लोब मास्टर। अब आपको बताते हैं C-17 ग्लोब मास्टर कैसे चीन के सब विमानों पर भारी है। चीन के पास C-17 ग्लोब मास्टर की जोड़ का Y-20 विमान है। C-17 ग्लोब मास्टर एक बार में 75 टन से ज्यादा वजन उठाकर उड़ सकता है। चीन का Y-20 विमान सिर्फ 66 टन वजन उठाकर उड़ सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर एक बार में 75 टन से ज्यादा वजन उठाकर उड़ सकता है। चीन का Y-20 विमान सिर्फ 66 टन वजन उठाकर उड़ सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर में एक साथ 188 जवानों के बैठने की जगह है। चीन के Y-20 एक बार में सिर्फ 150 जवानों को ही लेकर उड़ सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर में 4 इंजन हैं, जबकि Y-20 में सिर्फ 2 इंजन लगे हैं। बस समझ लीजिए 74 फीट लंबे C-17 ग्लोब मास्टर के सामने पाकिस्तान और चीन के मालवाहक विमान बौने हैं। सरकार ने 10 C-17 ग्लोब मास्टर खरीदे हैं। अब तक 6 C-17 ग्लोब मास्टर हिंदुस्तान की वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। इस साल के अंत तक सभी 10 C-17 ग्लोब मास्टर हिंदुस्तान की वायुसेना के बेड़े में होंगे।
प्रशांत वत्स, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो आपने जंबो जेट की दिल्ली में अगुवाई तो देख ली। खबर यह भी है कि पूर्वी सीमा पर आए दिन होने वाली चीनी चहलकदमी घुसपैठ से निपटने के लिए मोदी सरकार इसे चाइना बॉर्डर पर तैनात करने जा रही है। सवाल ये है कि ये एयरलिफ्टर हिंदुस्तान के लिए आखिरकार क्या करेगा। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी जब आप ये देखेंगे। करीब 2,25,000 करोड़ का एक C-17 ग्लोब मास्टर अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा है। या यूं कहें कि दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स की जान है। तो 16 इस किस्म के जहाज हमारे पास हो जाएंगे और जिससे कि हमारी जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, याद रखिए मालदीव के ऑपरेशन में, श्रीलंका के ऑपरेशन में आपने इन जहाजों का, इसके बराबरी के जहाज जो IL-76 हैं, उनका बहुत खूबी से इस्तेमाल किया था। इसके आने से हिंदुस्तान की ताकत किस तरह बढ़ेगी, उसे समझने के लिए इस 51 साल पुरानी तस्वीर को देखिए। आजाद होने के बाद हिंदुस्तान विश्वासघात की सबसे बड़ी मार को सह रहा था। पूर्वी सीमा पर चीन 1962 में हिंदुस्तान का वजूद मिटाने पर आमादा था। कहते हैं हम चीन को जवाब दे सकते थे, लेकिन हमारी पूरी सप्लाई लाइन खत्म हो चुकी थी। अगर 10 सैनिक आगे लड़ रहे थे तो उनकी मदद के लिए 20 सैनिक चाहकर भी नहीं भेजे जा सके। चीन के साथ हिंदुस्तान से लगने वाली 4057 किलोमीटर की सीमा पर आज भी हालात बहुत नहीं बदले हैं, लेकिन C-17 ग्लोब मास्टर के हिंदुस्तान के बेड़े में शामिल होने के बाद हालात पूरी तरह बदल जाएंगे। कैसे, वो देखिए। एक बार अगर इस आसमान के गजराज की टंकी फुल हो गई तो पूरे लाव लश्कर के साथ ये लिफ्टर जेट 5000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ेगा। जबकि दिल्ली से लद्दाख में जुड़ी चीन सीमा करीब 1200 किलोमीटर है, जबकि दिल्ली से अरुणाचल में चीन की सीमा 2300 किलोमीटर ही है। C-17 ग्लोब मास्टर इससे करीब 2 गुना आगे तक बिना रुके जा सकता है। इसमें हम टैंक्स भी ले जा सकते हैं, 1-2 टैंक्स भी उठा के ले जा सकते हैं। इसमें आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी हम ले जा सकते हैं, एम्यूनिशन भी ले जा सकते हैं। इसका पेलोड जो है वो काफी बहुत ज्यादा है और ये एयरक्राफ्ट बहुत ही एक अहम एयरक्राफ्ट है जो हम लाए हैं। C-17 को उतारने के लिए सिर्फ 1000 मीटर लंबी पट्टी चाहिए। ऐसी करीब 5 पट्टियां चीन से लगी हिंदुस्तान की अलग अलग सीमाओं पर मौजूद हैं। C-17 में क्या क्या ले जाया जा सकता है? 77.5 टन यानी 77,500 किलो वजन, 188 सैन्य LMV, ट्रक, टैंक, छोटे प्लेन, हेलीकॉप्टर। देखिए ये तस्वीर C-17 के अंदर की है। लगता है जैसे किसी बोइंग का खाली डिब्बा हो, मानो विमान के अंदर एक बंदरगाह हो। मिसाइल वार्निंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर सपोर्टेड मिशन प्लानिंग, 100% प्रूफ ऑटो हाइड्रोलिक सिस्टम। मतलब आप समझिए आसमान में ये जहाज जब उड़ता है तो इसके साथ मिलिट्री की 2 कंपनियां हर तरह के हथियारों के साथ भेजी जा सकती हैं। इसकी एक झलक देखिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान में नाटो फोर्स के ऑपरेशन में लगे अमेरिकी C-17 की है। अमेरिका करीब करीब अपने हर बड़े एयरफोर्स ऑपरेशन में इस लिफ्टर जेट का इस्तेमाल करता है। नीति जो हुई उसमें बदली है, उसमें ये हुआ कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी परचेज। पहले हम ज्यादातर हमारे इक्विपमेंट और प्लेन्स और वॉर मशीन जितनी भी थी वो सब रशियन, सोवियत यूनियन की थी या रशिया से आती थी। अब हम लोग उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अमेरिका का ये एक बहुत अच्छा प्लेन समझा जाता है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्ट प्लेन है।
अगर पूर्वी सीमा पर चीन के साथ कभी किसी तरह की बात आगे बढ़ती है तो ये लिफ्टर जेट अलग अलग एयरबेस से फौरन उन इलाकों में हजारों सैनिकों को पहुंचा देगा। संदीप के साथ सत्य प्रकाश, इंडिया न्यूज।